Hello students. So today we are going to start our first chapter of class 12. आज से हम अपनी क्लास 12 की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और हर एक चीज को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर व्हिच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में सारे चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के क्रिएशन के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। इस लेक्चर में जो हमारा मेन फोकस होगा वो बेसिक इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसी प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करते हैं, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो उन सब चीजों पर बेसिक डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, व्हिच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब भी हम चार्जेस के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, इससे पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है। ग्रेविटेशन में क्या था? हम अट्रैक्शन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, जहां पे दो मासेस इन्वॉल्व थे। एक फोर्स था वहां पे भी, एक फोर्स होगा यहां पे भी, बस डिफरेंस क्या आएगा कि इस फोर्स में चार्जेस इन्वॉल्व होंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal with the charges at rest. Let's look to the definition. Electrostatic is the branch of the physics. It is a branch of the physics, means it is just a part of the physics that deal with electric charges at rest. We'll be talking about the electric charges at rest and what influence electric charges at rest brings in the surrounding, that we'll be discussing. That is, we'll talk about the forces, we'll talk about the fields and the potential produced by the electric charges. So this word electrostatics, it came from the two words electro and statics. Electro, that came from the word electron, it was a Greek word. So that electro words came from that electron word, which means which something similar to electricity. And static, as we all know, it comes from the word, it means the word rest. तो static का मतलब क्या होता है? Rest. इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी ब्रांच है जहां पे हम किसके बारे में बात करेंगे? विल टॉक बेसिकली अबाउट व्हाट? विल टॉक अबाउट चार्जेस एंड व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस? चार्जेस एट रेस्ट। अब इसके अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास बहुत सारी अदर ब्रांचेस हैं। अभी थर्ड चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देयर विल टॉक अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी, देयर विल टॉक अबाउट द वायर, and that wire will be talking about charges in motion. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज इन मोशन के बारे में बात करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के फिर इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे फ्यूचर चैप्टर्स में, कि अगर हमारे पास करंट होता है तो करंट की वजह से क्या इफेक्ट्स आते हैं। जैसे हीटिंग इफेक्ट्स हमने 10th में पढ़ रखा होगा, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है 10th में। तो मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट कैसे जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ द करंट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे जो पहले दो चैप्टर्स हैं वो फुल्ली डेडिकेटेड होंगे अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले चैप्टर में हम बेसिकली दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ये दो चीजें हैं जिनके बारे में इस पूरे चैप्टर में हमें डिटेल में डिस्कस करना। सबसे पहले जो हमारा ये लेक्चर है पूरा डेडिकेटेड अबाउट चार्जेस। चार्जेस खत्म करने के बाद हम फिर मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इन सब की स्टडी पर। चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम विद द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, हाउ चार्ज इज डिफाइंड। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू व्हिच एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस और प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्जेस को डिनोट कैसे करते हैं? सिंबल क्या होता है चार्ज का? तो वी आइदर यूज कैपिटल और स्मॉल क्यू, लोअर केस में या स्मॉल अपर केस में हम क्यू यूज करते हैं। अब इसका रीजन क्या है? चार्ज का व्हाट इज चार्ज? चार्ज हम ऐसा लिखते हैं, इसका सिंबल क्यू लिया हमने। तो जो फंडामेंटल बुक्स लिखी गई थी इनिशियली जब हमने बात करी थी कि चार्जेस होते क्या है, तो वहां पे चार्ज को चार्ज ना मेंशन करके वी टेक दिस क्वांटिटी, मींस वी टॉक अबाउट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो जब हम चार्ज बोल रहे होंगे कहीं पे, तो हम चार्ज की बात नहीं कर रहे होंगे, चार्ज के अमाउंट की या चार्ज की क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होंगे। तो ये जो सिंबल क्यू है वो किसका सिंबल है? इट इज सिंबल फॉर क्वांटिटी ऑफ चार्ज, नॉट चार्ज। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जेस, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट
द क्वांटिटी ऑफ चार्ज. इट शुड बी क्लियर टू ऑल. अच्छा, अभी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम. एसआई यूनिट लिखते समय क्या चीजें ध्यान रखनी है, हम जो बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दैट इफ द सिंबल इज इन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, जैसे कूलम इज अ साइंटिस्ट, तो उनके नेम पे सिंबल है, सिंबल कैसा लिखा गया है? सिंबल इज कैपिटल सी. और कोई भी एसआई यूनिट कभी भी अगर उसका फुल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, इफ आई एम राइटिंग द एंटायर स्पेलिंग, तो दैट कैन नेवर स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. दो इट इज इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट के नेम पे है, फिर भी हमने सी क्या रखा है? स्मॉल. वो हमेशा हर एक एसआई यूनिट के साथ होता है. तो कोई भी एसआई यूनिट लिख रहे हैं, अगर उसका फुल फॉर्म लिख रहे हैं तो हम उसको स्मॉल सी ही रखेंगे. तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि बहुत बेसिक, बहुत छोटी सी चीजें हैं, बट ये गलत होती है तो फिर हमें लगता है कि हमारी फिजिक्स की बेसिक नॉलेज जो है वो भी सही नहीं है, और ये फिर हमारे एग्जाम में इफेक्ट डालता है. डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इज 80. दैट विल फाइंड विद द फॉर्मूला ऑफ करंट. करंट का फॉर्मूला हम सबको पता है, I इज इक्वल टू व्हाट? I इज इक्वल टू Q by T. So Q is equal to IT. Dimension for current is ampere, for time is T. So 80 is the dimension of Q. Then after, there are two types of charges, as we all know: positive charge, negative charges. And the amount of the charge that an electron has is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And the sign of this charge is, this charge is what? Negative. Means negative of, minus of this 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. For a proton it is 1.6, means the quantity is same, the amount is same, but this charge is positive. So दो चार्जेस है हमारे पास. इसके अलावा भी मटेरियल्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी we have many things in the nucleus. We have positron. Positron, we represent positron by E plus. It has the same charge, 1.6 into 10 to the power minus 19, but of positive. That the characteristic of a positron is quite similar with electron, means everything else is similar. What varies is the charge. क्या वेरी करता है? केवल चार्ज. पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन आर डिफरेंट. प्रोटॉन का मास जो है वो काफी ज्यादा होता है. मास अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो इलेक्ट्रॉन का मास हम कितना कंसिडर करते हैं? It is somewhere around, mass of electron is what? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ये होता है मास. हाँ, अगर मैं कंपेयर करूं विद मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन इज अराउंड 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज क्वाइट बिगर, ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के. सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन इज आल्सो मच. मास ऑफ न्यूट्रॉन इज समथिंग 1839 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वेरिएशन है इन सभी पार्टिकल्स में, मतलब मास में वेरिएशन है, बट जो चार्ज का अमाउंट है वो सेम है. व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा? सो न्यूट्रॉन उसका नाम क्यों है? बिकॉज इट हैज नो चार्ज. सो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज, इट हैज नो चार्ज. 0 कूलम वी कैन राइट. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट चार्जेस. चार्ज है क्या? मटेरियल की प्रॉपर्टी है. We need not to define it properly. कोई जरूरत नहीं है उसकी बहुत एक प्रॉपर डेफिनेशन देने की. मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से क्या होता है? जिसके वजह से अगर हमारे पास दो चार्जेस कहीं भी प्रेजेंट है तो उसके वजह से एक दूसरे पर वो एक इंटरेक्शन लगाते हैं. दैट इंटरेक्शन कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, एनीथिंग. बस वो इंटरेक्शन लगेगा वहां. ठीक है? तो चार्जेस एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, और ये कुछ बेसिक एसआई यूनिट हो गई, नेचर ऑफ चार्जेस हो गए. ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ व्हाट वी हैव? The nature of charges. The charges are positive and negative. Having positive charge means what? If I am taking an atom, एक example ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं सोडियम का example, Na, और उसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो Na को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1123. इसका मतलब क्या हुआ? कितने प्रोटॉन्स है इसके पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हुआ? कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे? तो 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज 11 यूनिट का है सेंटर पे, यहाँ पे न्यूक्लियस पे. और कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके सराउंडिंग में? तो इसके इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, अगर ये एटम कैसा है? इफ दिस इज अ न्यूट्रल एटम. तो मान लेते हैं कि न्यूट्रल एटम में तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया हमारे पास. सो वी हैव दिस इलेक्ट्रॉन हियर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 आर हियर. और आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है.
तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। नेट चार्ज अगर मैं इसका कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, सो व्हाट इज द नेट चार्ज? तो नेट चार्ज इज 11 यूनिट पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव चार्ज ऑफ द सेम 11 यूनिट्स। तो टोटल चार्ज कितना हुआ यहां पे? द टोटल चार्ज इज 0। सो चार्जेस आर ऑलरेडी देयर, पर फिर भी ये एटम क्या है? न्यूट्रल है। इसको चार्ज कैसे करें? तो इसको चार्ज करने के लिए क्या कर सकते हैं? या तो मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दूं, या तो इससे मैं कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल दूं। और हमें पता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मींस इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, मींस ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बनेगा आउटर मोस्ट शेल में? तो आउटर मोस्ट शेल इसका पूरा एम्प्टी है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 11 है, बस अब इलेक्ट्रॉन बचे 10 यूनिट्स, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो टोटल चार्ज कितना आ गया इसके पास? द अमाउंट ऑफ द टोटल चार्जेस ऑफ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज हमने कैसे क्रिएट किया है? पॉजिटिव चार्ज है क्या? पॉजिटिव चार्ज इज जस्ट अ वैकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एटम। हमने क्या किया? वी हैव रिमूव्ड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस, एंड ऑन रिमूविंग दैट इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें जो एलिमेंट मिला है, हम इस एलिमेंट को ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Na plus means it contains a positive charge. So positive charge is deficiency of an electron. And similarly, if we take Cl, so we write Cl sometimes like this. This means Cl के outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7. अगर एक और एक्स्ट्रा दे देते हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो जनरली it takes one extra electron from outside. तो उसकी वजह से क्या होता है? That Cl gets a negative charge. So what is negative charge? Having negative charge means there is an excess of electron. तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। अच्छा, देन इंटरैक्शन की बात करते हैं। इंटरैक्शन या फोर्सेस क्या होंगे? तो इंटरैक्शन और फोर्सेस यहां पे क्या लग रहे हैं? अगर चार्जेस लाइक है, मींस इफ द चार्जेस आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो उस कंडीशन में क्या होगा? रिपल्शन। और अगर चार्जेस अनलाइक है, अनलाइक चार्जेस है, मींस one of them is positive, another is negative, then they will try to attract each other. Attraction कब होगा? When two things are same, they never like each other. दो चीजें अगर सेम होती है तो उनको एक दूसरे को पसंद नहीं आती है। तो सेम चीजें या सेम चार्जेस they will repel each other, and if they are not like, they will attract each other. Clear? So these are the properties. Some important note is that electron that actually moves during the ordinary charging process and all, proton remains stationary. We know that proton is here in the nucleus, and removing proton from the nucleus is like quite impossible for us because these require a lot of energy. प्रोटॉन रिमूव करना मतलब फिर मुझे न्यूक्लियर रिएक्शन करने पड़ेंगे, तो वो चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का ही मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन के एक्सेस के टर्म्स में बात करेंगे जब भी हम बात कर रहे होंगे अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। द ट्रांसफर विल बी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड ऑफ चार्जिंग। हम चार्ज क्रिएट कैसे करें या चार्ज करें कैसे? जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया था। क्या एग्जांपल था? हमने Na लिया, Na में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा तो वो कन्वर्ट हो गया था कुछ Na प्लस में। Na लिया था, Na में से एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया और वो कन्वर्ट हो गया Na प्लस में। तो मेथड ऑफ चार्जिंग मींस विल डू समथिंग, हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे हम या तो चार्ज ऐड कर सकें या तो चार्ज रिमूव कर सकें। तो हमारा जो मेथड होगा चार्ज करने का वो सिंपल होगा कि हमारा एम होगा टू क्रिएट वेज, ऐसे कंडीशन या ऐसे तरीके ढूंढना जिससे मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकूं या ऐड करूं। तो सबसे पहला मेथड और मोस्ट कॉमन मेथड दे रखा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। वी ऑल नो व्हाट फ्रिक्शन इज। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन। पर फ्रिक्शन का एक कॉज भी होता है। हमें पता है कहीं पे भी अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन जनरेट्स हीट। फ्रिक्शन अगर कहीं है तो फ्रिक्शन से एसोसिएटेड होती है हीट भी। अगर कहीं पे भी फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी। तो अगर मैं कोई दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स ले लेता हूं, कोई भी दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स ले लेता हूं, मान लेते हैं हमारे पास ये, इसको मैं किसी और इंसुलेटिंग मटेरियल से रब करने की कोशिश करूं, इस पेन से ही रब करने की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा? इस इंसुलेटिंग मटेरियल को हीट मिलेगी ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है? और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? अब इसको हीट मिली
तो इसमें भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जैसे बाकी एलिमेंट्स में आउटरमोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके पास भी वही सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है दे विल गेन एनर्जी, एंड इफ दे विल गेन एनर्जी देन व्हाट विल हैपन, एनर्जी अगर उनको मिली तो क्या होगा, ये नेगेटिव एनर्जी में बॉन्डेड है न्यूक्लियस से, अगर इसको एनर्जी मिलेगी तो बिल्कुल बाहर चला जाएगा। क्या कंडीशन क्या है यहाँ पे, बॉन्डेड है न्यूक्लियस से विद नेगेटिव एनर्जी, उसको फ्री होने के लिए कुछ बाहर से एनर्जी चाहिए, और जैसे इसको वो बाहर से एनर्जी मिल जाएगी वो फ्री हो जाएगा और ये चार्ज एक्वायर कर लेगा पॉजिटिव। तो बाई फ्रिक्शन वी कैन क्रिएट चार्ज, मतलब मैंने दो चीजों को रब किया, तो जिस चीज ने, जिसके आउटरमोस्ट शेल ने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लिया, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, हो सकता है वो किसी दूसरे मटेरियल में शिफ्ट हो जाए या ट्रांसफर हो जाए। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने पढ़ रखे हैं, जैसे रॉड सिल्क का एग्जांपल ले रखा है, ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। हम अगर एक ग्लास रॉड लेते हैं, हमने एक सिल्क क्लॉथ ले लिया और एक ग्लास रॉड ले लिया, अब इस ग्लास रॉड को, इस रॉड को अगर मैं सिल्क क्लॉथ से रफ करता हूं तो क्या होगा, अब दोनों के पास चार्ज का अमाउंट है, ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क क्लॉथ से रफ करेंगे दोनों डिफरेंट मटेरियल्स के होंगे, हो सकता है कोई मटेरियल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मींस कोई मटेरियल ऐसा है जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हो सकता है दूसरा मटेरियल ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं दे सकता है, ठीक है। तो जो मटेरियल इजीली इलेक्ट्रॉन देगा उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे मटेरियल्स में, और वो मटेरियल हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा मटेरियल एक्वायर कर लेगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इस पूरी प्रोसेस में चार्ज क्रिएट करने का हमारा तरीका क्या था, हमने उसको रफ किया, रफ करने से हीट जनरेट हुई और हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। सो ग्लास लूजेस एन इलेक्ट्रॉन and become positively charged, and still gains an electron, it become negatively charged. So things are clear, friction हीट जनरेट करेगा और उस हीट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड। पहली मेथड हमारी क्या थी, फर्स्ट मेथड वाज बाय फ्रिक्शन, अनदर मेथड ऑफ चार्जिंग इज बाय कंडक्शन। फ्रिक्शन वाली मेथड में क्या था, फ्रिक्शन वाली मेथड में हमारे पास बॉडी टोटली अनचार्ज थी, हमने एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ही रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिमूव करके एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। यहां पे चार्जिंग बाय कंडक्शन के मेथड पे हमारी बॉडी, हम जो बॉडीज यहां पे कंसीडर करेंगे उसमें से हमारी एक बॉडी जिससे हम चार्ज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट विल हैव ऑलरेडी सम चार्ज, उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव कुछ चार्ज हो सकता है पहले से। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, एक रॉड ले ली विच इज पॉजिटिवली चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड ले ली और उससे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक इंसुलेटर को, यहां से एक इंसुलेटिंग मटेरियल है या एनी मटेरियल, तो यहां पे एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो वी वांट टू चार्ज दिस इंसुलेटिंग मटेरियल बाय दिस। चार्जिंग बाय कंडक्शन में होता क्या है, इस चार्ज को, इस चार्ज रॉड को उठा के मैं इससे फिजिकल कांटेक्ट में, टच में ला रहा हूं, तो मतलब इसको हमने क्या किया, चार्ज रॉड उठाई और दोनों को टच कर दिया, तो हमने कितना चार्ज इसमें एज्यूम किया है, मान लेते हैं 4 यूनिट कुछ चार्ज है, तो जो ये 4 यूनिट चार्ज है इट विल ट्रांसफर इक्वली, बोथ द मटेरियल्स आर सिमिलर, अगर दोनों मटेरियल सिमिलर हैं, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो चार्ज जो है वो इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा, मींस ये जो हमारा रॉड था, इस रॉड से चार्ज स्फीयर में शिफ्ट हो जाएंगे, जो चार्ज है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो जो नेचर ऑफ चार्ज ऑब्टेन हो रहा है, जो चार्ज हमने लिया था, रॉड कैसा चार्ज कैरी कर रहा था, रॉड वाज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, जो अनचार्ज स्फीयर था उस पे कुछ भी चार्ज नहीं था। अच्छा, कुछ भी चार्ज ना होने का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हैविंग नो चार्ज, is it possible to have no charge entirely, having no charge means what, क्या मतलब होगा उसका, तो नो चार्ज का मीनिंग कभी भी ये नहीं होगा कि उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी प्रोटॉन नहीं है। नो चार्ज का मीनिंग होगा कि उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्सेस में प्रोटॉन नहीं है। नो मटेरियल कैन एग्जिस्ट जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो ही ना, अगर वो मैटर है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, बस एक्सेस नहीं होगा। तो यहां पे भी वही सेम कंडीशन है, we have that atom but excess नहीं है, that excess we are giving from the external source। the positive charge will shift here like here in the equal amount, और अगर मैं नेचर की बात करूं तो जो चार्ज रॉड मैंने ली थी, that similar charge will shift to the another one। so the charge, a charged body is brought in direct contact to the uncharged body, ठीक है, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं,
तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर हम मेन की पॉइंट की बात करें तो चार्ज ट्रांसफर कौन सा है, इट विल कैरी द सेम साइन। जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो वही साइन कैरी करेगा, मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव था तो जो अनचार्ज बॉडी जो हमने चार्ज करी इट विल आल्सो बी पॉजिटिव ओनली। शुड बी क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मेथड क्या होगा, इसमें हम चार्ज करेंगे विदाउट टचिंग। चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, बस इस बार जो हमारा प्रीवियस मेथड था वहां पे हमने एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी से टच करा और उसके बाद चार्ज क्रिएट करे, तो वो ना यूज करके इस बार हम क्या कर रहे हैं, हमने सेम चार्ज रॉड लिए और सेम स्फीयर लिया है इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ, एक सेम स्फीयर ले लिया, पर इस बार ये दोनों जो है वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे, बस इस चार्ज रॉड को हम थोड़ा सा और क्लोज ले जाएंगे टू दी अनदर वन, तो इसके वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं और इसके अंदर मुझे पता है कि वी हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो इसके पास चार्ज तो है ही है, बस वो इक्वल नंबर में है। तो होगा क्या, जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास जाएगा तो इसके पास जाने की वजह से इट विल अट्रैक्ट सम इलेक्ट्रॉन्स, इट विल अट्रैक्ट सम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इट, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है एंड इट विल रिपेल सम पॉजिटिव चार्जेस, तो कुछ पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर देगा। तो इसके वजह से क्या हुआ यहाँ पे, इसके वजह से जो दोनों एंड्स है नाउ दे कैरी सेपरेट चार्जेस, some negative charges are here, the side which we are having that rod, और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो कहाँ है, पॉजिटिव चार्जेस उसके जस्ट अपोजिट साइड में। अच्छा, अगर मैं ऐसा ही इसी कंडीशन में इस रॉड को रिमूव कर दूं तो क्या होगा, जैसे मैं इस रॉड को रिमूव करूंगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहीं पे खत्म हो जाएगा व्हिच इज अट्रैक्टिंग दीज इलेक्ट्रॉन, और फिर से वो पूरा मिक्स हो जाएगा, मतलब हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो फर्दर फिर से वही सेम मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है वापस से ऐसा ही हो जाएगा अनचार्ज्ड। तो यहीं पे छोड़ तो नहीं सकते, तो कुछ और करना पड़ेगा इसके साथ। क्या करना पड़ेगा, जो एक्सेस चार्ज है दूसरे साइड पर उसको अर्थ कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, इस वायर को लेके इसका अर्थिंग कर देंगे, अर्थिंग करने के बाद क्या होगा, when we do this some electron from earth will move to this and will balance all the positive charges. After this the sphere will look like something this, means it will have that negative charge only, सभी पॉजिटिव चार्जेस यहां से खत्म हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्जेस खत्म हो गए, अब हम स्लोली क्या कर सकते हैं, इस रॉड को रिमूव कर सकते हैं। जब हम स्लोली इस रॉड को रिमूव करेंगे तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है it will become like this, means negative charges will equally distributed in the entire sphere now। पूरे स्फीयर में जो हमारा चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यही सेम मेथड यूज कर सकते हैं अगर मुझे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है तो यहाँ पे जो रॉड हम लाएंगे दैट विल बी अ नेगेटिवली चार्ज रॉड, तो एक नेगेटिव चार्ज रॉड लाके मैं क्रिएट कर सकता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज। सिमिलर मेथड है, ज्यादा कुछ उसमें करना नहीं है। मेथड वी कैन रीड है, सबसे पहला क्या है, we have to bring a charged body closer to an uncharged body, then charge inside the conductor is redistributed, this redistribution is taking place, negative is going somewhere, positive is going to the other side, then earthing is required, we are earthing that conductor। After that we have to remove the earth connection, when we are removing that earth connection remove कर दिया हमने और we got this one, ये मिला हमें, और फाइनली क्या हो रहा है, आफ्टर द रिमूवल that redistribution again takes place, उस redistribution के बाद हमें क्या मिला, finally we are getting a charged body which was initially uncharged। अच्छा, यहाँ पे और प्रीवियस को अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे हमने क्या किया, we have taken a positive charge, हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था और हमें मिला क्या, we got a negatively charged sphere। अमाउंट ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं तो अमाउंट ऑफ चार्ज इफ दीज आर perfectly conducting, then the amount of the charge here and amount of the charge here are same। जो अमाउंट ऑफ चार्ज है ऐसा तो आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ऐसा होने वाला नहीं है कि बिल्कुल सेम हो, आइडियल कंडीशन में ऐसा होगा, और आइडियल कंडीशन वी नो दैट आइडियल कंडीशन डू नॉट एग्जिस्ट, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज या बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं जिसकी वजह से आइडियल कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिर भी जो अमाउंट होगा वो बहुत क्लोज होगा जो हमने यहां से चार्ज अप्लाई किया था उसके, और नेचर कैसा होगा, नेचर इज जस्ट अपोजिट।
कंडक्टर्स के केस में या कंडक्शन के केस में या प्रीवियस केस में अगर हम बात करें तो चार्ज वाज डिवाइडेड, द अमाउंट ऑफ द चार्ज वाज सेम देयर। जो अमाउंट ऑफ चार्ज था वो फिक्स्ड होगा और अमाउंट ऑफ चार्ज जो भी था वो उतना ही रहेगा। बस चेंज क्या हुआ, चेंज क्या होगा वहां पे, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, वो इक्वल जो भी अमाउंट था, लेट्स से अगर 4 कूलम था तो अब ये 4 कूलम दो फ्रैक्शन में डिवाइड हो गया। हो सकता है पहले में 1 चला गया हो, दूसरे में 3 चला गया होगा, टोटल अमाउंट शुड बी 4 कूलम, टोटल अमाउंट उतना होना चाहिए। ये तीन मेथड्स थे हमारे पास, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीनों मेथड से हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी अनचार्ज मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात करें, सो टेकिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी, टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हमारी है क्या, कौन सी प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, 10th में हमने इसके बारे में बात करी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, चार्ज के पास तो कोई डायरेक्शन है नहीं। तो अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस दिए हैं, मान लो कुछ Q1 इज इक्वल टू 1 कूलम दे रखा है, Q2 इज इक्वल टू 5 कूलम दे रखा है, Q3 इज इक्वल टू -2 कूलम दे रखा है, और मैं चाह रहा हूं इनको ऐड करना, तो मुझे यहाँ पे वेक्टर लॉज लगाने की जरूरत तो नहीं है, आई कैन डायरेक्टली ऐड देम। मींस द नेट चार्ज प्रेजेंट ओवर एनी रीजन is q net is just equal to sum of q1 plus q2 plus q3 plus the whatever number of charges are there, that is we can write like summation of all qi's where I varies from 1 to whatever value। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो हमेशा क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। हाँ, अगर कहीं पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ले लो, कहीं नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लो। जैसे इसका मुझे अगर क्यूनेट निकालना है तो इसका क्यूनेट का अमाउंट क्या आएगा, इसका क्यूनेट इज व्हाट, 1 प्लस 5 माइनस 2। क्यूनेट हमें सिंपली इन सबको ऐड करना है, तो 1 प्लस 5 माइनस 2 दैट इज 4 कूलम। तो हमारा जो क्यूनेट है, जो टोटल फोर्स है, इट इज बिकॉज ऑफ द नेट चार्ज व्हिच इज 4 कूलम। सो टोटल चार्ज of a system is the algebraic sum of all individual charges, the sum of q1, q2, q3 and whatever. So next property is conservation of charge. Conservation is very important in physics. Conservation of energy हमने सुना हुआ है, conservation of momentum हमने, linear momentum हमने पढ़ा हुआ है, conservation of angular momentum हम 11th में पढ़ के आ रहे हैं। तो conservation laws are very important in physics in many cases। तो conservation of charges की बात करें, चलो पीछे हमने जो एग्जांपल लिया था वही ले लेते हैं। मान लो एक रॉड है जिसके पास कुछ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और एक कोई दूसरी रॉड है जिससे हमने इसको टच करा, तो टच करने के बाद जो चार्ज ट्रांसफर होगा इनिशियली, टोटल चार्ज की अगर हम बात करें जब ट्रांसफर नहीं हुआ था तो कितना चार्ज था इसके पास, 4 यूनिट। हाँ, 4 यूनिट का पूरा 4 यूनिट कहां पे था, इट वाज देयर इन द रॉड। और अभी जब चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो हो सकता है 2 यूनिट्स आर देयर इन द रॉड और बाकी 2 यूनिट कहां होगा, 2 यूनिट हमारे पास स्फीयर में होगा। तो टोटल चार्ज इस सिस्टम का क्या है, पहले भी इट वाज 4 यूनिट और अभी भी क्या है, 4 यूनिट। जो टोटल चार्ज है सिस्टम का वो कंजर्व है, टोटल चार्ज एक सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा है। हम चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, हम चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, इट वाज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ बिग बैंग। तो क्रिएट हो चुका है, मैटर्स क्रिएट नहीं करे जा सकते, मैटर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड। जब तक रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस की तरफ हम ना बढ़े तब तक मैटर क्रिएट नहीं कर सकते ना। तो मैटर क्रिएट नहीं करा जा सकता तो चार्जेस भी क्रिएट नहीं करे जा सकते। तो किसी भी फिजिकल सिस्टम में जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, इट विल ऑलवेज बी कंजर्व। वी नो दैट दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वैसे जो हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ रखा है, और वैसे ही चार्ज भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते। ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैटर के साथ तो केस है, हमें पता है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट मासेस और मैटर, तो हम एनर्जीज के बारे में बात कर लेते हैं वहां पे, दैट वी टॉक अबाउट मास एंड एनर्जी इन सिमिलर वे, दैट मास एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पर चार्जेस के साथ सेम है, दैट चार्ज तो क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन व्हिच इज
quantization of charge means charge transferred from one body to another body should have a minimum value. Means if this is body 1, this is body 2, then not any amount of charge can flow from body 1 to body 2. The flow of charge is not continuous. मैं अपने मन से कुछ भी चार्ज नहीं भेज सकता यहां से यहां तक. वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है. मींस वो एक फिक्स्ड मल्टीपल होता है. एक मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है. दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज. इसका वैल्यू कितना होता है? जो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है नेगेटिव ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है व्हाट 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये चार्ज ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह पे. मतलब कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन है इधर, एक इलेक्ट्रॉन है इधर. ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो गया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. कभी भी यहां से यहां तक 1.5 इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफर नहीं हो सकते. इलेक्ट्रॉन आधा होके तो कहीं नहीं जाएगा ना. तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी ट्रांसफर होंगे दे विल ऑलवेज ट्रांसफर इन अ फिक्स्ड नंबर इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई. ई के इंटीग्रल मल्टीपल में. तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी वही चीज बता रहा है दैट चार्जेस एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, द लीस्ट पॉसिबल चार्ज. तो चार्ज जो है वो हमेशा ई के इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म्स में ही होते हैं. चार्जेस कभी भी वाटर की तरह कंटिन्यूअस नहीं हो सकते. जैसे वाटर कैन फ्लो एनीवेयर, है ना. कितना भी अमाउंट में, ये 1.5 लीटर भी वाटर ले सकते हैं, 1.2 लीटर भी ले सकते हैं, 1.22 लीटर भी ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस है. पर इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं कर सकते. इलेक्ट्रॉन को हमें नंबर्स में लेना पड़ेगा. 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 10 ट्रांसफर होंगे, 10.5 नहीं ट्रांसफर हो सकता. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी रीजन or charge present in any region is always an integral multiple of E, where n represents what? N is an integer. Means n will have all the values from 0 to positive infinity and to the negative infinity. n की वैल्यू जो है पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, 0 हो सकती है, नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, टिल इंफिनिटी. मतलब सारे होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स, वो सारी चीजें आएंगी. क्योंकि चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. बस एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते. ठीक है. पर एक स्टेटमेंट हमारे पास यहां पे भी लिखा हुआ है. At macroscopic levels, the charges may appear continuous because they are extremely small. Means because the value of E is too small. That value is what? That value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. If I want to write this value in decimal, then I have to write those 18 zeros और उसके बाद फिर मैं 1.16 लिखूंगा. तो ये नंबर कितना छोटा है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. तो अगर इतना छोटा है और मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहा हूं, मतलब मैंने एक बाल्टी चार्ज ले रखा है, तो एक बाल्टी चार्ज इज टू मच. और उसमें फिर हमें एक एक चार्ज वहां पे नहीं काउंट कर सकता ना. तो उसको मैं वहां पे कंटिन्यूअस ले सकता हूं. जैसे अगर मैं शुगर के ब्लॉक्स लेता हूं, एक बहुत छोटे से टब में मैंने 5 शुगर के ब्लॉक्स रखे हुए, तो इनको मैं काउंट कर सकता हूं. मैं कहूंगा कि अगर मैं एक ब्लॉक से इसमें ट्रांसफर करूंगा तो जो शुगर के ब्लॉक हैं जो ट्रांसफर होंगे दे आर ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल. 1.5 शुगर के ब्लॉक जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते, 1.2 ट्रांसफर नहीं हो सकते. हम 1 2 3 4 5 ट्रांसफर कर सकते हैं. पर अगर मैं यहीं पे इसी शुगर के ब्लॉक्स को एक बहुत बड़े से कंटेनर में ले लूं जिसमें 100 kg शुगर है, तो वहां पे हम 1 2 ब्लॉक्स अगर इधर उधर ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसको इग्नोर कर सकते हैं. देन वी कैन ट्रीट इट एज कंटिन्यूअस क्वांटिटी. फिर मुझे एक एक करके वहां नहीं डालना पड़ेगा ना. मैं यहां से उठाऊंगा, इसको सीधा ट्रांसफर करूंगा किसी दूसरे कंटेनर में. तो वो ट्रांसफर का मेथड कैसा होगा? वो कंटिन्यूअस होगा, वो डिस्क्रीट नहीं होगा. आई विल नॉट पिक एवरी ब्लॉक देयर. तो वो जो ट्रांसफर का मेथड होगा वो कंटिन्यूअस मेथड होगा. तो यही चीज यहां पे हम बता रहे हैं. इन जनरल क्वांटाइजेशन इज देयर, बट व्हेन वी आर डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, तो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज में क्या होगा? फॉर ऑल मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज दिस नंबर इज टू स्मॉल. तो इस नंबर को हम कई बार इग्नोर कर देंगे.
तो हम उसको कंटिन्यूअस कंसिडर कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट। तो इतने टॉपिक्स के बाद हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, हमने चार्जेस के बारे में सारी चीजें बात कर ली कि चार्ज अगर कहीं एग्जिस्ट करेगा तो उसके बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा और उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, इन सब चीजों के बारे में बात करी। ये जो अमाउंट ऑफ फोर्स है इसको अगर हमें स्टडी करना हो या इस टॉपिक के बारे में बात करनी है तो वी नो अबाउट कूलम्स लॉ। तो कूलम्स के स्टेटमेंट को स्टडी करने की कोशिश करनी है, और उससे पहले थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे। ग्रेविटेशन में, या जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हमने बात करी थी, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की कंडीशन में हमने पढ़ा था दैट दीज आर द फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू मासेस। ये जो फोर्स है वो दो मास के बीच में लगते हैं, है ना, मास 1 और मास 2। और इन दोनों फोर्सेस की, मान लेते हैं बॉडी ए है और बॉडी बी है, ये जो दो फोर्सेस हैं वो दो मासेस के बीच में लगते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता था कुछ, अगर याद हो तो ये फोर्स प्रोपोर्शनल होते थे किसके, प्रोडक्ट ऑफ masses के, and they were inversely proportional to the square of distance। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते थे, तो इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना था वो बना था gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था पीछे। इस फोर्स के नेचर की अगर हम बात करें, हमने इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखा होगा 11th में, तो इस फोर्स के नेचर के बारे में अगर हम बात करें, इस फोर्स के साथ क्या था, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का था, क्योंकि मासेस के साथ तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव मास नेगेटिव मास नहीं होता, मास इज ऑफ वन काइंड, मासेस तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका नेचर हमें कैसा मिला, इस फोर्स का जो नेचर है जो हम कंसीडर करते हैं, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इनका इन्फ्लुएंस किसकी वजह से है, ये फोर्स का रीजन क्या है, तो इस फोर्स का रीजन है मासेस। अगर कहीं पे मास प्रेजेंट है, if there is a mass then it is going to attract every other mass। हाँ, possibly वो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, कई बार वो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, कई बार वो अट्रैक्शन इतना वीक होगा कि हमें दिख नहीं रहा होगा दैट दिस बॉटल इज नॉट अट्रैक्टिंग मी, ये मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि ना मेरा मास उतना ज्यादा है ना इसका मास उतना ज्यादा है। हमने 11th के बिगनिंग में पढ़ा था दैट कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज द वीकेस्ट फोर्स पॉसिबल, बहुत छोटा फोर्स, बहुत वीक फोर्स होता है। तो छोटी बॉडीज के मास को, मास पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिखता था। हाँ, अगर इनमें से कोई भी एक बॉडी बहुत बड़ी हो तो मुझे ये ग्रेविटेशनल फोर्स दिखेगा। मतलब ये बॉटल, इफ समथिंग वेरी बिग अट्रैक्ट दिस, मतलब अगर मैं अर्थ की बात करूं तो ऐसे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, बट अगर अर्थ इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे तो इफ आई ड्रॉप दिस विदाउट अप्लाइंग अ फोर्स इट विल ड्रॉप, बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस। तो यहां पे फोर्स है, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होगा इट इज ऑलवेज व्हाट, ऑलवेज अट्रैक्टिव, कॉज इज मासेस, ठीक है। अब जैसे वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स था, कूलम्स ने बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी किसी चीज पर डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द चार्जेस। सिमिलर, जैसे कॉज क्या था वहां पे, मासेस, यहाँ पे कॉज क्या होगा, चार्जेस, और डिपेंडेंस क्या था, इट इज डायरेक्ट, इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो जो यहाँ पे फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और इनवर्स रिलेशन वहां पे किसके साथ दिख रहा है, it is inversely proportional to distance, it was inversely proportional to what, square of distance। तो यहां पे भी इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब इसका मीनिंग बहुत सिंपल सा है कि अगर मैं फोर्स को डबल करना चाहता हूं, फोर्स को डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं किसी भी चार्ज को डबल कर दूं। अगर दोनों चार्ज को डबल कर दूं तो उस केस में क्या होगा, दोनों चार्ज को डबल करने से क्या होगा, क्योंकि
ऐसा कुछ स्टेटमेंट हमारे पास लिखा है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन for the first and Q1 Q2 for the second. पहले केस के लिए Q1 Q2 और दूसरे केस के लिए Q1 Q2. तो अगर मेरा पहला Q1 Q2 ही चार्ज मैंने पहले एज्यूम किया था और दोबारा जो मैंने चार्ज लिया वो twice of Q1 और twice of Q2 ले लिया, मतलब फॉर द सेकंड केस इफ दीस चार्जेस आर twice of Q1 and twice of Q2, तो उस केस में मैं रिलेशन देखूंगा कि जो मेरा F2 है वो क्या हो गया. नाउ F2 इज 4 टाइम्स ऑफ F1, 2 into 2, तो twice into twice, तो 4 टाइम्स ऑफ F1 हो गया. अच्छा, अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं, डिस्टेंस बढ़ा दूं, तो क्लियरली दिख रहा है इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स रिलेशन का मीनिंग क्या हुआ? इनवर्स रिलेशन का मीनिंग क्या हुआ? दैट इफ डिस्टेंस विल इंक्रीज, फोर्स विल डिक्रीज, और इफ डिस्टेंस विल डिक्रीज, फोर्स विल इंक्रीज. अब इनमें से अगर डिस्टेंस बढ़ता है, हमें भी पता है ये ग्रेविटेशन फोर्स के साथ भी होता है. जैसे अर्थ इज क्लोजर टू सन एज कंपेयर टू दी एक्सटर्नल प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, तो अर्थ पे जो फोर्स होगा, अगर उतना ही अर्थ का डिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं फ्रॉम सन, तो अमाउंट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा. फिर अर्थ का रोटेशन पे फर्क पड़ेगा, है ना. तो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के. तो डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स होता है. अच्छा, अब इन दोनों क्वांटिटीज को या ये दोनों डिपेंडेंस को अगर हम यहां से लें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज F is proportional to Q1 Q2 upon R square. F क्या है? Q1 Q2 upon R square के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और हमें पता है जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली किसी क्वांटिटी से डील कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे भी हमने जब फॉर्मूला बनाया होगा, तो वी हैव दिस कांस्टेंट, क्या नाम था इसका? दिस नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो ये जो यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, ये तो पूरे यूनिवर्स के लिए हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी कंसीडर करते हैं. तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव होगा, क्या आएगा? इधर एक इक्वल टू साइन आएगा विद अ कांस्टेंट. एंड नाउ द फार्मूला लुक लाइक दिस. वी रिप्रेजेंट दिस कांस्टेंट विद अ कैपिटल K लेटर. तो हमारा जो फार्मूला है वो कुछ ऐसा दिखता है, और ये जो कैपिटल K है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन फ्री स्पेस. तो जो कूलम्स का स्टेटमेंट होगा या कूलम्स का फॉर्मूला होगा फॉर फोर्स, वो क्या आएगा? इट विल बी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R square. The cause of the force is charges. cause हमेशा चार्ज रहेगा. अब वो अट्रैक्टिव होगा तो कैसे पता चलेगा? अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव, और अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव. कॉन्सेप्ट वही होगा कि लाइक चार्जेस देन इट इज लाइक चार्जेस, देन इट इज रिपल्सिव, अनलाइक चार्जेस देन इट इज अट्रैक्टिव. तो फॉर्मूला क्या बना? F is equal to K Q1 Q2 by R square. और जहां पे K की वैल्यू क्या है? K is what? K is 1/4 pi epsilon naught. Okay, let's write this formula. इस फॉर्मूले को हम पूरा वापस से इस फॉर्मूले को लिखते हैं और फिर इसको स्टडी करते हैं. तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? F is equal to K Q1 Q2 upon R square, where K is equal to what? K is equal to 1/4 pi epsilon naught. Okay. In this value of K, मुझे इस 4 पाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पाई भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उससे भी कोई परेशानी नहीं. परेशानी कौन क्रिएट कर रहा है ये नहीं पता मैं. और मैंने क्या बोला? ये कांस्टेंट की वैल्यू मैंने किसके लिए ले रखी है? ये जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला है जहां पे मैंने K कुछ कंसीडर किया है, दिस इज फॉर फ्री स्पेस. अब तकलीफ क्या है इसको? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में जो हमने कांस्टेंट लिया था G, उसको कोई परेशानी नहीं थी, उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 6.67. क्या वैल्यू थी उसको? 6.67 into 10 to the power -11. तो ये वैल्यू मैं यहां बैठ के मेजर करूं तो भी यही आने वाली है, यूनिवर्स के किसी और कोने में जाके बैठ के मेजर करें तो भी यही वैल्यू आने वाली है. तो ये वैल्यू को कोई परेशानी नहीं है, ये चेंज नहीं हो रही. परेशानी किसको है? ये फ्री स्पेस वगैरह क्यों लिखा है यहाँ पे? फ्री स्पेस क्यों यहाँ पे मेंशन है? तो उसकी बात करते हैं. ये जो क्वांटिटी है एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं परमिटिविटी. दिस इज परमिटिविटी. तो ये जो क्वांटिटी है, दिस इज व्हाट? दिस क्वांटिटी इज व्हाट? दिस क्वांटिटी इज परमिटिविटी. अब परमिटिविटी है क्या? सो यहां पे एक शब्द लिखा हुआ कुछ परमिट टाइप, क्या डिनोट कर रहा होगा ये? कुछ परमिट टाइप से रिलेटेड होगा ये, है ना.
किसी चीज को तो अलाउ कर रहा है, मींस इट इज समथिंग रिलेटेड टू अलाइन, किसी चीज को तो ये अलाउ कर रहा होगा। अब किसको अलाउ कर रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है, फोर्सेस लग रहे हैं। तो फ्री स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर इंटरैक्शन कैसे होगा उसको डिस्क्राइब करता है ये क्वांटिटी एप्सिलॉन। हाँ, बोलेंगे क्या इसको, दिस इज परमिटिविटी ऑफ व्हाट, ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकती है। एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट करते हैं फॉर फ्री स्पेस। अच्छा, ये जो k है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9। यूनिट अभी मैं पूरी फाइंड कर रहा हूं, हम इसकी यूनिट लिखेंगे अभी यहाँ पे फाइंड करके। उसके बाद ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है फॉर फ्री स्पेस 8.85 into 10 to the power -12। इसकी भी यूनिट अभी लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एम होगा वो यूनिट फाइंड करना ही होगा, हम दोनों की यूनिट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, यूनिट और डायमेंशन दोनों चीजें लिखने की कोशिश करेंगे। तो k इज व्हाट, k इज द कांस्टेंट जिसमें हमें कुछ बहुत स्पेसिफिक चीजें मिल रही हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम जब पाई पढ़ते थे जिसकी वैल्यू क्या थी 3.14, गिनो कि हमें इसकी वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता है, बहुत अटेम्प्ट हमने करे हैं इसको निकालने की, एक इन्फिनाइटली एक्सपेंडिंग वैल्यू है। बट ये जो कांस्टेंट्स हैं पाई, ये हमें बहुत जगह देखने को मिल जाता है, पाई हो गया, ये एप्सिलॉन भी हमें देखने को मिलेगा, ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट किसी ने रैंडम नहीं बनाए। बेस्ट बात फिजिक्स की यही है कि हमने इन कांस्टेंट को बनाया नहीं है, हमने इन कांस्टेंट को फाइंड किया। नेचर ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज अपने साथ लेकर चलता है और फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। हम नेचर की स्टडी के बारे में बात करते हैं, हमें फिजिक्स समझना है मतलब हम नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड नेचर इज नॉट दैट इजी, रेनबो देख लिया है दैट इज नॉट नेचर, है ना, रेनबो पेड़ पौधे देख लिए वो नेचर नहीं है। नेचर को समझना मींस वी हैव टू डील विद ऑल दीज मैथमेटिकल कांस्टेंट, वी हैव टू डील विद ऑल दीज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हमें फाइंड करने को मिला कि ये जो नंबर है पाई, ये नेचर में कहीं एग्जिस्ट करता है, जिसने भी क्रिएट किया है ये नेचर, ये बहुत रैंडम वे में तो क्रिएट नहीं किया जा सकता कि अगर एक वैल्यू या एक क्वांटिटी हमें हर जगह देखने को मिल जा रही है। सर्कुलर शेप में कोई भी सर्कुलर शेप है, उसका एरिया वॉल्यूम निकालने में हमें ये यूज हो रहा है। और अगर हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हमें जितनी भी चीजें आसपास दिखती हैं ऑलमोस्ट ऑल आर सर्कुलर। तो नेचर की जो सिमेट्री है या जो नेचर बना है वो रैंडम नहीं दिखाई देता। तो वहां पे ये जो फिक्स्ड कांस्टेंट है इनकी बहुत बड़ी वैल्यूज है जो हमने फाइंड करी। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो अभी हमें फाइंड करनी बची होंगी, जो शायद हमें बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकते हैं नेचर को या अपने सराउंडिंग को। तो कितनी मेहनत लगी होगी ऐसी क्वांटिटीज फाइंड करने के लिए। हमने बस ऐसा लिख दिया 1/4 पाई 4 इज ओके, हाँ, बाकी पाई लिख दिया हमने, तो बस हमें ये कैसे पाई फाइंड हुआ होगा या कितने एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे वो हमें सोचने की जरूरत। चलो, एप्सिलॉन नॉट is the permittivity of free space, means this constant is something that is allowing a force or interaction to takes place। ठीक है, चलो अभी यूनिट की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट मुझे कैलकुलेट करनी है और किसकी कैलकुलेट करनी है, मैं के की कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जितनी भी चीजें हैं के अलावा सब कुछ हम डिफरेंट साइड पे भेज देते हैं। दिस विल बी एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ये के का फॉर्मूला हो जाएगा। फोर्स का ऐसा यूनिट इज, फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, देन वी हैव डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, सो मीटर स्क्वायर हो गया क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है, एंड देन कूलम स्क्वायर। तो दिस इज एसआई यूनिट फॉर के। अब क्या एप्सिलॉन नॉट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी या, एप्सिलॉन नॉट क्या है, 4 की कोई यूनिट नहीं होती, पाई की कोई यूनिट नहीं होती, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, जस्ट इनवर्स ऑफ दिस। मींस एप्सिलॉन नॉट के लिए ये के का वैल्यू हो गया, एप्सिलॉन नॉट के लिए कुछ भी, एप्सिलॉन के लिए कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये जितना भी क्वांटिटी है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इसका इनवर्स ले लो। मतलब क्या हो गई, हमारी यूनिट हो गई कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज यूनिट फॉर परमिटिविटी। ठीक है, तो कांस्टेंट के का यूनिट हो गया, कांस्टेंट के का वैल्यू हो गया, दैट विल यूज इन क्वेश्चंस। और उसके बाद एप्सिलॉन का हमारे पास एप्सिलॉन की भी एसआई यूनिट हो गई। तो अभी क्या है,
फोर्स का एक्सप्रेशन है हमारे पास, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, विच इज KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हमें कोई भी चार्जेस बता देता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है और हमें उनका सेपरेशन बता देता है और K हमें पता है, तो मैं अमाउंट ऑफ फोर्स कितना है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। हाँ, अब इन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स उतना, इसका रेंज बहुत बड़ा नहीं होता। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हम रेंज की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज लिमिटेड ही नहीं है, वो अनलिमिटेड रेंज तक एक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दो इट इज वीकेस्ट फोर्स, पर उसका रेंज अनलिमिटेड है। मींस हमारा जो सन है वो, उसका जो एसोसिएटेड सोलर सिस्टम है वो कितना बड़ा है, और सन मूव्स अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है उसका रेडियस कितना बड़ा है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसका इन्फ्लुएंस एरिया बहुत बड़ा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इन्फ्लुएंस एरिया बहुत बड़ा नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन की अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, वो इन्फ्लुएंस एरिया शायद कुछ एमएम्स में भी हो सकता है या हो सकता है कुछ मीटर्स में हो जाए अगर वो चार्ज बहुत बड़ा है तो, या उससे भी छोटा हो सकता है। ये इन्फ्लुएंस एरिया बहुत छोटा होने वाला है। हाँ, ये इसका जो साइज है वो अगर मैं 10 टू द पावर -15 के ऑर्डर के आसपास बात करूं तो उतना इन्फ्लुएंसेबल नहीं होगा, बहुत छोटे डिस्टेंस पे उतना नहीं होगा। बाकी जनरल डिस्टेंस पे ठीक ठाक अमाउंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। बहुत बड़े डिस्टेंस, मतलब मैं एक यहाँ पे एक बॉटल है उसको मैंने चार्ज किया, इस बॉटल को मैंने चार्ज दिया और मैं चाह रहा हूं कि 1 किलोमीटर दूर कोई एक और बॉटल रखी हुई इसको अट्रैक्ट कर ले, तो पॉसिबल ही नहीं है ये, क्योंकि इसका रेंज बहुत छोटा होगा। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब इस क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है Q1 Q2 जो है दे आर स्केलर क्वांटिटीज, पर ये जो फोर्स है ये तो वेक्टर है, तो इसमें तो डायरेक्शन लगाना पड़ेगा ना। तो फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है, एक वेक्टर है, और इसमें तो डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो अब इसके डायरेक्शंस की बात करते हैं इन द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ये बहुत बेसिक लॉ है। यहां से हम इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करते हैं, यहीं से हमें समझते हुए चलना है, कुछ छोड़ना नहीं है। सारी चीजें मैं एक एक चीज यहां पे कराने वाला हूं, कुछ भी गायब नहीं होगा, तो एक एक चीज बस यहां पे करते रहना है, साथ में बने रहना है, तो चीजें बहुत अच्छे से चलती रहेंगी। बस हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे इससे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें लगाने पड़ेंगे। हम डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बार बार नहीं करने हमें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सबसे ज्यादा अपने आप को फिजिक्स में इंप्रूव करने में ध्यान देना। और इंप्रूवमेंट कब होगा, जब अपने माइंड को डेवलप कर पाएंगे, वो डेवलपमेंट तब होगा जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो हमें नए क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे, ये बेसिक एम होता है फिजिक्स और मैथ्स का। जितना प्रैक्टिस, जितना फेलियर, जितनी बार हम प्रैक्टिस में फेल होंगे उतना ही ज्यादा सक्सेस मिलेगा सब्जेक्ट में। चलो अभी चलो इसको डायरेक्शन देते हैं। तो डायरेक्शन देने के लिए सबसे पहले चलो वापस से स्टेटमेंट लिख लेते हैं हमारा कूलम्स का। तो वी वांट टू डिस्कस अबाउट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में हमें कूलम्स लॉ को डिस्कस करना है, उसका वेक्टर एक्सप्रेशन क्या होगा, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेक्टर एक्सप्रेशन को डिस्कस करना है तो सबसे पहले लॉ स्केलर एक्सप्रेशन तो लिख ही लेते हैं, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हमारा जो स्केलर एक्सप्रेशन है वो k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है, और मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, मतलब डायरेक्शंस देने हैं। तो फिर से डायरेक्शन देने के लिए फिर मुझे वही पोजीशन वेक्टर्स वगैरह इग्नोर अज्यूम करने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं चार्ज हमारा Q1 यहाँ पे प्लेस्ड है, कोई चार्ज यहाँ पे Q2 इधर प्लेस्ड है, पोजीशन A पोजीशन B। अब इन A और B की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे इनके पोजीशन वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, जो हमने 11th में वेक्टर्स में पढ़ रखा है ना। तो इसके पोजीशन वेक्टर को कुछ हम आर ए एज्यूम कर लेते हैं, और इसके पोजीशन वेक्टर को हम कुछ आर बी एज्यूम कर लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर्स हो गए ए और बी। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन, किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करे बिना उसके डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड होता है ना। अच्छा, अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी, मींस इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं बिटवीन दीज टू चार्जेस, ये चार्ज और इस चार्ज के बीच के इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो इनके बीच में इंटरेक्शन मतलब ये डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, है ना। अब ये डिस्टेंस मैं दो तरीके से ले सकता हूं, कैसे, या तो मैं यहाँ पे R21 कंसिडर कर सकता हूँ। R21 का मतलब क्या है,
R21 मींस यहाँ पे हमने B और A ले रखा है ना, तो RBA मींस एक वेक्टर जो A से शुरू होके B की तरफ जा रहा है। RBA मींस पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। ये क्या है? डिस्टेंस या पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। A के रिस्पेक्ट में B का डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक तो हम ये कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा सेकंड चीज हम क्या कर सकते हैं? RAB कर सकते हैं, है ना। RAB मतलब जस्ट अपोजिट। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो कोई भी एक अज्यूम कर लेते हैं और उसका यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। जैसे अब हम अगर RBA की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा एक वेक्टर, ये वेक्टर है, इसमें अपनी कुछ डायरेक्शन है, बट अगर ये वेक्टर मैं डायरेक्टली इसमें उठा के मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर जो है वो अपने साथ कुछ मैग्नीट्यूड लेके भी चल रहा है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो याद होगा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वही सेम चीज करनी है, मतलब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? आर बी ए कैप इज इक्वल टू गिवन वेक्टर आर बी ए अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर बी। तो कुछ नहीं करना, बस हमें ये उठाना है और इधर जाके डाल देना है। तो हमारा जो फोर्स है अब उसको डायरेक्शन मिल जाएगा। तो हमारा जो फोर्स है वो हो जाएगा एफ बी ए। तो एफ बी ए किसके इक्वल हो जाएगा? के में कोई चेंज नहीं आएगा, Q1 Q2 में कोई चेंज नहीं आएगा, उनके पास तो कोई डायरेक्शन का इशू नहीं है। डायरेक्शन R के पास है, तो इसको लिख देंगे आर बी ए का स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आर बी ए वेक्टर अपॉन आर बी ए से। अब आर बी ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक और क्वांटिटी है, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कि Q1 Q2 अपॉन आर बी ए का क्यूब इनटू आर बी ए। तो दिस इज इन दी सबस्क्रिप्ट। तो ये हमारा आर बी ए का एफ बी ए का फॉर्मूला आ गया, मींस फोर्स ऑन दी बी पार्टिकल, बी चार्ज ड्यू टू ए। और सिमिलरली मैं अगर दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहूं तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा एफ ए बी का। तो एफ ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम के Q1 Q2 अपॉन आर इस बार ए बी हो जाएगा, आर ए बी का क्यूब इनटू आर ए बी वेक्टर। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ एक ही वेक्टर क्वांटिटी है, ये जस्ट एक मल्टीप्लिकेशन हमने रिप्रेजेंट करा। तो सिमिलर ये फॉर्मूला हो जाएगा। दोनों के रिलेशंस की बात करें तो F इज इक्वल टू एफ ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ बी ए। तो ये हमारे दोनों फोर्सेस हो गए। अब क्या चीज बता रहा है, ये कहीं पढ़ा भी हमने, ये स्टेटमेंट है ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, पढ़ी हमने मैकेनिक्स में है, ये जो लॉ है हमने मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, दैट एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सिमिलर स्टेटमेंट जो न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है वो यहाँ ऑब्टेन हुई। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी न्यूटन के लॉज को फॉलो करता है। यहाँ पे भी न्यूटन के लॉज लग रहे हैं, दैट इफ अ पार्टिकल A is applying a force on B, then similar force is applied by particle B on A। हाँ, जितना फोर्स लगाओगे उतना ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये चीज, ये लॉ इधर भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो जितना भी आज हमने लेक्चर में करा, अब डायरेक्शंस की बात हम एक बार शॉर्ट में डायरेक्शंस की बात कर ले रहे हैं कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या लेंगे। तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा हम कंसिडर करेंगे पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन। मतलब क्या है? फोर्स का डायरेक्शन, हमने एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन आर ए बी के डायरेक्शन में लेंगे। कब? जब चार्जेस लाइक है, और यही डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर देना, मतलब एफ और आर ए बी का डायरेक्शन सेम होगा जब फोर्सेस या चार्जेस लाइक चार्जेस है, और जब ये चार्जेस लाइक चार्जेस नहीं है, इफ वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, इन दैट केस व्हाट विल डू, in that case we'll just take a sign which is just opposite of this। ठीक है, तो यही चीज, ये चीज हमें बहुत याद रखनी है while doing numericals, because numericals करते समय हमें एक चीज याद रखनी है, that we are not going to put the signs of charges here। अगर नेगेटिव दिया है तो शांति से अपने पास रख लेना है, उसको वहां पे रखना नहीं है। -5 कूलम दिया है
तो 5 कूलम ही पुट करना है, माइनस साइन नहीं पुट करना है, बिकॉज माइनस साइन हियर will only denote direction of the force. So we are not going to use that negative sign in the formula anywhere in the formula of force and electric field that will read later. ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे कि हमने क्या क्या किया. हमने बेसिक चार्जेस के बारे में बात करी, चार्जेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की कोशिश करी, और कैसे चार्ज क्रिएट कर सकते हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करी, और हमने कूलम्स लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक लॉ है वो स्टडी किया. बाकी आगे के लेक्चर्स में हम और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे. बस आपको क्या करना है, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है और हमारे साथ बने रहना है. हमारे साथ बने रहेंगे तो हम ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाते रहेंगे. हम कोशिश करेंगे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराएं, जिससे आपको कहीं और से बहुत बेहतर यहाँ पे कंटेंट मिल सके. हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इजीएस्ट वे में, चाहे हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लगे, जितना टाइम हमें देना पड़े, हम अपना पूरा एफर्ट डाल के आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश करें. चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू एवरीवन.